बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मुदारबा की हमने वीडियोस स्टार्ट की हुई थी, ये तीसरी है। पहली में उसका कॉन्सेप्ट दिया था, फिर दूसरी में टाइप्स। आज टर्मिनेशन की बात करनी है, मुदारबा टर्मिनेट कब होता है। इससे पहले इस्लामिक बैंकिंग के डिटेल जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो मैंने दिए हुए हैं, उनकी लिस्ट आपको यहाँ नीचे मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। अदरवाइज प्ले लिस्ट भी है। तो इसकी टर्मिनेशन की बात करें तो सबसे पहली बात है कि अगर तो कंप्लीशन ऑफ टाइम हो गया, या आप कह लें कि एक्सपायरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सेकंड है कि अगर कोई भी पार्टी, चाहे रब्बुल माल है या मुदारिब है, वो नोटिस दे दे पहले से कि भी मैं इस एग्रीमेंट से अलहदा होना चाह रहा हूँ, तो तब भी ये टर्मिनेट हो जाता है। तीसरा है किसी पार्टनर की डेथ पर। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि अगर जो डिजीज पार्टनर है उसके जो लीगल हेयर्स हैं वो अगर उसको कंटिन्यू करना चाहें तो फिर वो नए सिरे से एक मुदारबा एग्रीमेंट को लिखना पड़ेगा। अदरवाइज इट शैल बी टर्मिनेटेड इन केस ऑफ डेथ ऑफ एनी पार्टनर। चौथा है कि अगर ट्रिब्यूनल इसको खत्म कर दे, वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल एक्चुअली वो एपिलेंट कोर्ट है जिसमें मुजारबा कंपनी का जो रजिस्ट्रार होता है वो वहां पर जाके सारी दरखास्त बाजी कर सकता है। अच्छा, एक तो बात है कि रजिस्ट्रार अगर एप्लीकेशन दे कि मुजारबा कंपनी को बंद कर दिया जाए, तो फिर ट्रिब्यूनल वाले क्या करते हैं, मुजारबा कंपनी को पहले बुलाते हैं, उनके पॉइंट सुनते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। अगर वो उनके पॉइंट से सेटिस्फाई ना हो तो फिर जो रजिस्ट्रार है उसकी दरखास्त पर जो ट्रिब्यूनल है वो ये फैसला करता है कि भी इस कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। अब ये जो रजिस्ट्रार है ये किन किन सिचुएशंस में ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दे सकता है कि मुजारबा कंपनी को बंद कर दे। पहली बात है कि मिसाल के तौर पे अगर किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए मुजारबा कंपनी बनी थी और जो यानी कि एग्रीमेंट था वो हुआ था, और वो जो टर्म है यानी वो पीरियड है वो ख़त्म हो गया, लेकिन मुजारबा कंपनी अभी उन्होंने ख़त्म नहीं की, तो वो फिर एप्लीकेशन दे देगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ये मुदारबा कंपनी बनाई गई थी, वो पर्पस कंप्लीट हो गया और उसके बावजूद इन्होंने ये मुदारबा एग्रीमेंट ख़त्म नहीं किया, तो फिर भी रजिस्ट्रार एप्लीकेशन दे सकता है ट्रिब्यूनल को। या फिर जो रजिस्ट्रार है वो ये कैटेगोरिकली वाज़ह कर दे कि जो मुजारबा कंपनी है वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के काबिल नहीं है। अब ये किस वक्त वो कह सकता है कि अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के काबिल नहीं है। एक तो अगर तो मुजारबा सर्टिफिकेट्स जो कि मार्केट में प्रिवेल कर रहे होते हैं, उनसे हासिल होने वाला जो भी कैपिटल है, जो भी सरमाया है, उसके अगर 50% से मुजारबा का जो कुल नुकसान है वो बढ़ गया है, यानी जो कुल लॉस चल रहा है मुजारबा कंपनी का, वो जितने मुजारबा सर्टिफिकेट्स मार्केट में हैं वो अगर लॉस उन सर्टिफिकेट्स के 50% कैपिटल से बढ़ गया है, तो फिर भी रजिस्ट्रार कहता है कि मुजारबा कंपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के काबिल नहीं है, तो वो उसकी वाइंड अप करने की एप्लीकेशन देता है। दूसरी बात है कि अगर मुजारबा कंपनी ने मुजारबा सर्टिफिकेट हासिल करने वालों के साथ कोई फ्रॉड कर दिया है, उनके साथ कोई धोखा किया है, या जो जितने कर्ज खां थे उनके साथ किसी किस्म का उन्होंने कोई भी फ्रॉड वगैरह किया है, तो तब भी रजिस्ट्रार ये एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल को दे देता है, तो फिर वो उसको वाइंड अप करने के लिए कह देता है। या फिर जो मुजारबा का जो टर्मिनेशन है वो ज़रूरी होती है इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए, कि अगर ये ख़त्म ना हो तो किसी तरह से भी फुल फ्लैज जस्टिस नहीं हो रहा होता, उस वक़्त भी मुजारबा का जो ख़ात्मा है उसके लिए रजिस्ट्रार जो है वो एप्लीकेशन दे सकता है। तो लेकिन ये सारी बातों का अगर रजिस्ट्रार ने एप्लीकेशन देनी है ट्रिब्यूनल को, तो ट्रिब्यूनल पहले मुजारबा कंपनी को बुलाएगा, उनकी बातें सुनेगा, उसके बाद कोई ऑर्डर पास कर सकता है। तो ये टर्मिनेशन ऑफ मुदारबा, इन सिचुएशंस में मुदारबा जो वो टर्मिनेट हो जाता है। अब नेक्स्ट बात हमने करनी है कि अगर मुदारबा टर्मिनेट हो जाए तो वहां पर पड़े हुए जो एसेट्स हैं, जो कुछ भी है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से की जाती है जितने भी पार्टनर्स हैं उनके दरमियान। पहली बात है कि अगर तो मुदारबा के जितने भी एसेट्स हैं वो सारे कैश की फॉर्म में है, तो जब टर्मिनेट हुआ मुदारबा तो उसका जो कुछ प्रॉफिट का हिस्सा था वो प्रिंसिपल अमाउंट पर अभी अर्न हो चुका है, तो जो बाकी जो प्रॉफिट आएगा वो सारे का सारा उन दोनों में पहले से प्री डिटरमिन्ड एग्रीड रेशियो से के हिसाब से डिवाइड किया जाएगा।
यानी कि कैश की फॉर्म में सारे एसेट्स थे और कुछ प्रॉफिट प्रिंसिपल अमाउंट पर आ चुका है जब टर्मिनेट हुआ है। टर्मिनेट के वक्त यानी कुछ प्रॉफिट पड़ा हुआ था लेकिन हिसाब किताब अभी हमने नहीं किया। मिसाल के तौर पे 15-16 तारीख तक जो प्रॉफिट आ चुका था, हिसाब चूंकि महीने के एंड पे यकम को करना होता था, 1 माह का टाइम फ्रेम लिखा हुआ था, तो 15-16 तारीख तक जो प्रॉफिट आ चुका है वो प्री डिटर्मिन्ड रेशो से आपस में पार्टनर्स में डिवाइड किया जाएगा। दूसरी बात है कि अगर जो एसेट्स पड़े हुए हैं वो वहां पर कैश की फॉर्म में नहीं है, नॉट इन कैश फॉर्म, तो फिर दे विल बी सोल्ड एंड लिक्विडेटेड सो द एक्चुअल प्रॉफिट मे बी डिटरमिन्ड। तो उसको बेच के फिर वहां से जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो निकाला जाएगा। क्योंकि वैसे तो जितने भी वहां पर एसेट्स होते हैं वो सारे रब्बुल माल जिसने पैसा लगाया होता है वो उसी की ओनरशिप होती है। लेकिन अगर वो मुदारबा के एसेट्स हैं, मसलन 2 लोग उसमें रब्बुल माल हैं, 2 या ज्यादा लोग रब्बुल माल हैं, तो फिर टर्मिनेशन हुई है तो फिर वो एसेट्स उन जो रब्बुल माल वाले पार्टनर्स हैं उनमें ही डिवाइड होगा। तो इस वजह से उसको बेच के वो जो प्रॉफिट है वो सारे का सारा डिसाइड किया जाएगा। तो ये 2 बातें होगी। तीसरा कि ऑल लोन्स एंड पेबल ऑफ मुदारबा विल बी रिकवर्ड। जितने भी पेबल हैं, लाइबिलिटीज हैं वो, और जितने भी लोन्स हैं वो सारे के सारे वो रिकवर किए जाएंगे। वो यानी कि जो उसको बेचा लिक्विडेट किया है उसमें से पहले ये चीजें जाएंगी। उसके अलावा द प्रोविजनल प्रॉफिट अर्न्ड बाय द मुदारिब एंड द रब्बुल माल विल आल्सो बी टेकन इनटू अकाउंट एंड व्हेन द टोटल कैपिटल इज ड्रॉन द प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय रब्बुल माल विल बी गिवन टू हिम। ठीक है जी, जो उसकी अमाउंट थी एक्चुअल वो उसको दे दी जाएगी जो उसने वहां पर इन्वेस्ट की थी। तो द बैलेंस विल बी कॉल्ड प्रॉफिट विच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द मुदारिब एंड द रब्बुल माल बाय द एग्रीड रेशो। तो जो वहां पर बचेगा उसकी इन्वेस्टमेंट वाली फिगर के बाद वो फिर उसको दे दिया जाएगा जो कि प्रॉफिट कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है अगर तो कुछ नहीं बचा, इफ नो बैलेंस इज लेफ्ट, अगर कुछ नहीं बचा यानी उसने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की हुई थी, उसके एसेट्स 1 लाख के थे तो 1 लाख रुपए के ही एसेट है, तो फिर मुदारिब को कुछ भी नहीं मिलेगा, वो सारे का सारा रब्बुल माल का ही होगा। अगर तो इफ द प्रिंसिपल अमाउंट इज नॉट रिकवर्ड फुली, अगर 1 लाख के थे और 1 लाख के भी वो नहीं बिके, देन द प्रॉफिट शेयर्ड बाय द मुदारिब एंड रब्बुल माल ड्यूरिंग द टर्म ऑफ मुदारबा विल बी विदड्रॉन टू पे द प्रिंसिपल अमाउंट टू द रब्बुल माल। यानी कि अगर उसके 1 लाख के एसेट्स थे और बेचने के 1 लाख यानी उसकी इन्वेस्टमेंट थी, प्रिंसिपल अमाउंट थी, और जो बेचे गए हैं एसेट्स वो 70,000 के हुए हैं। अब 30,000 के एक्चुअली उसके एसेट्स की जो वैल्यू है वो कम है, तो फिर वो 30,000 कहाँ से आएगा? फिर वो जो उनका पिछली टर्म में जितना भी उन्होंने आपस में प्रॉफिट डिवाइड किया हुआ था या जो उनका आपस में प्रॉफिट, उस प्रॉफिट में से वो 30,000 रुपया निकाला जाएगा। तो वो 30,000 जो प्रॉफिट में से आएगा वो फिर रब्बुल माल को दे के उसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो पूरी की जाएगी। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं बैलेंस विल बी द प्रॉफिट, जो बचेगा यानी कि जो प्रॉफिट में से 30,000 निकाल लिया गया और जो प्रॉफिट में से वो बचेगा वो एक्चुअली उनका प्रॉफिट होगा, वही उन्होंने आपस में बांटना है, अदरवाइज उन्होंने कुछ भी नहीं बांटना। तो ये मेरे ख्याल से बात आपको समझ आ गई है। अगर यहाँ पर प्रॉफिट सपोज कर लें उनका जो पड़ा हुआ था अनडिवाइडेड वो है ही 30,000 था, वो 30,000 रुपया निकाल के रब्बुल माल को दे दिया गया है ताकि वो अपनी प्रिंसिपल अमाउंट पूरा कर ले, तो अब यहाँ पर कोई चीज़ भी नहीं बची, तो बैलेंस जो है वो बिल्कुल कोई नहीं है। तो इन केस टू इफ नो बैलेंस इज लेफ्ट द मुदारिब विल नॉट गेट एनीथिंग। तो ये सिचुएशंस हैं, अगर जब टर्मिनेशन करनी है तो उस वक्त अगर कोई प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड पड़ा हुआ है तो उन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को इस तरह से उन्होंने आपस में डिवाइड करना है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम मुदारबा। ये 3 वीडियोस में मैंने आपको करवाया, होप सो कि आपको ये डिटेल में इसकी सारी चीज़ें पता चल गई होंगी। फिर भी किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। थैंक यू सो मच।